बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैटलैब की जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 3 है और टाइटल है मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद एरेज। अब ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये ऑलमोस्ट वही हैं जो हम पहले से जानते हैं। हमने अलजबरा में जो है वो पढ़ रखा है कि मैट्रिक्स की एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, इन्वर्स है और वेक्टर्स हैं उनकी एडिशन है, उनका सब्ट्रैक्शन है, प्रोडक्ट है। ये चीज़ें जो हम ऑलरेडी जानते हैं वही की वही हैं और वैसी की वैसी हैं। सिर्फ उनको जो है वो लिखना कैसे है वो भी सादा सा स्टाइल है, कोई इजाफी कोई चीज़ नहीं है सिवाय एक दो चीज़ों के। इसमें जो ऑपरेशंस हैं एक दो चीज़ें हैं इजाफी और उनकी हमें ज़रूरत भी पड़ती है, इसलिए हम इसको देखेंगे कि ये कैसे है। तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर पैराग्राफ ये आप इसको पढ़ेंगे और कोई बात समझ नहीं आएगी तो वो पूछेंगे। अब ये दो वेक्टर्स को ऐड करना बता रहा है। एक वेक्टर पहले तो एंटर किया इन्होंने और उसमें एंट्रीज हैं 3 और इसको असाइन कर दिया है एक वेरिएबल को जिसका नाम वेक्ट ए है और आखिर में इसके सेमीकोलन भी लगा दिया है। इसका क्या मतलब है, कमांड एग्जीक्यूट होगी, आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगी। इस तरह से एक वेक्ट बी भी उसी साइज़ का क्रिएट कर लिया है। तो अब आप इसको जो है वो एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और आप असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इसको दे रहे हैं एक नए वेक्टर, नया नाम दे रहे हैं, नया वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं वेक्ट सी। तो ये सम जो इनका है वो वेक्ट सी में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, पहली एंट्री पहली में, दूसरी दूसरी में और तीसरी तीसरी में, ये ऐड होके वेक्ट सी में चली जाएंगी। इसी तरह से एक मैट्रिक्स जो है वो ए है, डिफरेंट साइज़ हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स ये जो वेक्टर है अगर इनका साइज़ डिफरेंट है तो फिर इनको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। ये आपको ये रूल के चूँकि ख़िलाफ़ हो जाएगा, तो मैटलैब इस बात को समझता है और वो आपको एरर का जो मैसेज है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ये इसको 2x3 आर्डर की, ये इसको एंटर कर दिया और बी भी एक मैट्रिक्स है, इसको भी एंटर कर दिया। नाउ ए माइनस बी क्या होगा, ए और बी के ए में से ए की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से बी की एंट्रीज जो है वो ए की एंट्रीज में से बी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और चूंकि यहाँ हम किसी को असाइन नहीं कर रहे किसी वेरिएबल को, तो वो फिर ए एन एस में चला जाएगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मैटलैब के पास मौजूद होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि 5 में से सब्ट्रैक्ट करें 10 को तो आउटपुट आएगी -5। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आप सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो आपके पास ये चीज़ें वेरीफाई भी होती जाएंगी। नाउ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करेगा यानी ए की एंट्रीज़ को बी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में ऐड करेगा, जो आउटपुट आएगी उसको असाइन कर देना है सी को, तो ये वैल्यू सी में चली गई। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गई वेक्टर्स की और मैट्रिसेस की। अब एक कमांड है उसने लिखा है वेक्ट ए प्लस ए। अब वेक्ट ए जो है ये क्या था, ये वेक्टर था ऊपर, ये हमने देखा है पहला वेक्टर ये था। और ए आपके पास जो है वो क्या है, ए आपके पास जो है वो एक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का आर्डर जो है वो डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो फिर आप इसको ऐड नहीं कर सकते, अभी मैंने बात की है, इसलिए यहाँ पे एरर मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद एक आपके पास वेक्ट ए, एक वेरिएबल नेम और वेक्ट ए में ये उसने एंटर कर दिया है, आपके पास ये डिस्प्ले भी हो गया। तो कमांड लिखी है वेक्ट ए प्लस 4,
तो ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूटेबल है, एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि और ये असाइन किसी को नहीं कर रहे, ये जो कमांड है इससे क्या होगा, वेक्ट ए की हर एंट्री में 4 ऐड हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं वेक्ट ए की हर एंट्री में 4 ऐड करें तो आपके पास ये नीचे वाली चीज़ अब ये असाइन किसी को नहीं किया तो ANS में सेव हो जाएगा। अब एक मैट्रिक्स ए क्रिएट किया है, ठीक है, और अब आपने उसको नीचे कमांड एग्जीक्यूट किया A-5। तो इसका मतलब ये है कि ए की हर एंट्री में से 5 माइनस हो जाएगा और आंसर चूंकि किसी को भी नहीं दिया तो फिर ANS में ये सेव हो जाएगा। आगे है एरे मल्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन देख ली है। अब आगे है एरे मल्टीप्लिकेशन। अब एरे मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एक मैट्रिक्स एंटर करें। मैट्रिक्स एंटर हो गई जिसका आर्डर है 4x3। 4 इसकी रोज हैं और 3 इसके क्या हैं, कॉलम्स हैं। और बी एक मैट्रिक्स एंटर करें, उसके 3 रोज हैं और इसके कॉलम जो है वो 2 हैं। अब वो कहता है कि A मल्टीप्लाइड बाई बी करें और जो आउटपुट है वो C को असाइन कर दें। अब A और B जो है वो मल्टीप्लिकेबल हैं या नहीं है, तो आप जानते हैं कि A का जो आर्डर है वो 4x3 है और जो दूसरी मैट्रिक्स B है इसका आर्डर जो है वो 3x2 है। तो इनर डायमेंशन मैट्रिक्स मस्ट एग्री, यानी फर्स्ट रो के कॉलम्स और सेकंड रो की फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज जो है वो इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। A x B जो है वो A मल्टीप्लाइड बाई B आप कंप्यूट कर सकते हैं और C को असाइन भी कर सकते हैं। और जो आउटपुट मैट्रिक्स आएगी वो ये आउटर डायमेंशन ये वाली होगी, यानी 4 उसकी रोज होंगी और 2 उसके क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो ये आपके सामने मौजूद है, आप इसको बाय हैंड भी कंप्यूट करके वेरीफाई कर सकते हैं। और आगे आप लिखेंगे अगर B मल्टीप्लाइड बाई A तो फिर ये क्या होगा, B मल्टीप्लाइड बाई A लिखेंगे, B स्टेरिक A। तो इसका मतलब ये है कि पहले B का आर्डर लिखें। B का आर्डर है 3x2 और A का जो आर्डर है वो है 4x3। तो इनर मैट्रिक्स डायमेंशन ये एग्री नहीं हो रहे, लिहाजा B मल्टीप्लाइड बाई A ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे वो एरर देगा इनर मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री। चूंकि एग्री नहीं कर रहे थे इसलिए उसने कहा है कि मैं नहीं करता, ये गलत है। F एक मैट्रिक्स बना लिया, G एक मैट्रिक्स बना लिया, दोनों 2x2 के हैं। तो फिर F×G या F स्टेरिक G आप यूँ कह लें, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आंसर भी दे दिया उसने ANS में से। G मल्टीप्लाइड बाई F ये भी पॉसिबल है क्योंकि 2x2 दोनों का आर्डर है। तो इनर मैट्रिक्स डायमेंशन दोनों सूरतों में एग्री करते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये आपको पता है कि A मल्टीप्लाइड बाई B इज़ नॉट इक्वल टू A स्टेरिक B इज़ नॉट इक्वल टू B स्टेरिक A इन जनरल। ये आपने FSC में भी पढ़ रखा है और यहाँ से जो है वो आपको तकरीबन वेरीफाई भी हो रहा है कि F स्टेरिक G और G स्टेरिक F जब आपने कंप्यूट किया है तो ये दोनों सेम मैट्रिसेस नहीं हैं। उसके बाद है AV, आपके पास एक रो मैट्रिक्स है। BV आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है और आपने लिखा है AV मल्टीप्लाइड बाई BV। तो ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी। क्यों थी? क्योंकि आपके पास पहली मैट्रिक्स की जो आर्डर है वो क्या है, 1x3 और दूसरे का क्या था, 3x1। 1x3 और दूसरे का 3x1। इनर मैट्रिक्स डायमेंशन
सेम मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, और आउटपुट जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, आउटर मैट्रिक्स डायमेंशन, यानी कि 1x1, और ये 1x1 ये आया हुआ है आपके पास। उसके बाद है बी वी मल्टीप्लाइड बाई बी ए वी, तो ये भी ठीक है, पॉसिबल है। बी वी का जो ऑर्डर है वो 3x1, और ए वी का ऑर्डर जो है वो 1x3। इनर मैट्रिक्स डायमेंशन सेम, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, और ऑर्डर जो है वो आउटर मैट्रिक्स डायमेंशन आएगा आउटपुट मैट्रिक्स का। तो ये सामने नज़र आ रहा है, वही चीज़ है जो हम मैट्रिक्स है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है जो हम इसकी जानते हैं मैट्रिसेस की, ये वही आ रही है। उसके बाद एक मैट्रिक्स ए है और एक स्केलर बी जो कि 3 है। स्केलर भी मैंने आपको बताया था कि ये मैट्रिक्स की शक्ल में एंटर होता है, जिसका ऑर्डर जो है वो 1x1 होता है। बहरहाल ये बी जो है ये स्केलर है, और जब आप बी स्टार ए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि बी चूँकि एक स्केलर है तो ए की सारी एंट्रीज के साथ उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 3 को इस 3 को इसके हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये न्यू मैट्रिक्स, चूँकि ये किसी को असाइन नहीं किया जा रहा तो लिहाजा ANS में सेव हो जाएगा। उसके बाद है सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई 5, तो या यूँ कह लें कि ए स्टार एक 5, तो आपने जो मल्टीप्लिकेशन है चाहे वो लेफ़्ट से आप इम्पोज करें, या ये लेफ़्ट से है बी स्केलर है और ये राइट से है 5 स्केलर है, तो नो प्रॉब्लम, ये आपको ए की हर एंट्री को 5 से मल्टीप्लाई करके आउटपुट जो है वो सी में सेव करके दे देगा। उसके बाद एरे डिवीजन है। डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो इन्वर्स के हवाले से है, या दो मैट्रिसेस की डिवीजन एक और भी हवाले से मौजूद है। वो ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जैसे मल्टीप्ली एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हमारी मैट्रिसेस की है वो कैसे डिफाइंड है कि दो मैट्रिसेस आप ऐड करें ए और बी तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लें। तो एक डिवीजन इस तरह की भी हो सकती है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को डिवाइड कर दें। मल्टीप्लिकेशन भी इस तरह की हो सकती है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें, यानी आपके पास दो जो है वो मैट्रिसेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए आप यही वाली ले लें जो ये लिखी हुई है, और बी आप ले लें फॉर एग्जांपल 2 3 और 4 5 6 7। तो एक ऑर्डिनरी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जो भी हम ऊपर देख भी आए हैं वो वही है जैसे ये थी हमने पढ़ रखी थी। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है मल्टीप्लिकेशन एक और तरह की हो सकती है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, यानी पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, और तीसरी को तीसरी के साथ, वो तीसरी है ही नहीं। तो जैसे एडिशन सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस की पॉसिबल होती है, इसी तरह से एलिमेंट बाय एलिमेंट इसको कहा जाता है, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन या एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी तभी पॉसिबल है जब आपके पास जो है वो ऑर्डर दोनों का सेम हो। इसी तरह से डिवीजन भी, तो ये एक आप उसको उसके साथ मिक्स नहीं करेंगे पिछली थ्योरी के साथ। जो मैट्रिसेस वाली थ्योरी है वो वही है जो हमने पढ़ रखी है, जो जानते हैं और अब तक मैंने एक्सप्लेन किया है। ये एक सहूलत एक तरह से दी है मैटलैब ने कि अगर आपने दो मैट्रिसेस की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस यकीनन वो होंगी, तभी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकेंगी। तो एक तरह से ये सहूलत दी है मैटलैब ने कि आप ऐसा करना चाहें तो कर सकें। वो आगे आएगा, हम उसको देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो अब चूंकि ये स्केयर मैट्रिक्स है और अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर INV ऑफ ए ये क्या करेगा, INV कमांड, INV जो है वो ए का इन्वर्स कंप्यूट करेगी
और अगर आपने इसको असाइन कर दिया बी को तो ये बी में असाइन भी हो जाएगा। तो ये सारा मैट्रिक्स जो है ये बी को चला गया। तो अब ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हैं, और अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर भी दें तो फिर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और एक आपके पास ये भी ऑप्शन है इन्वर्स कंप्यूट करने का कि आप लिखें ए मैट्रिक्स और उसके बाद हैट लगाएं, और हैट के साथ साथ ही जो है वो -1 लगा दें। तो इसका मतलब यह है ए की पावर -1। तो मैटलैब इसको भी उसी नज़र से लेगा कि ए इन्वर्स है ये, और ए इन्वर्स को अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट विल बी आइडेंटिटी। आगे आपके पास है, अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप जब सॉल्व करते हैं, आपके पास इक्वेशंस दी हुई हैं और आप उसको मैट्रिसेस की शक्ल में लिखते हैं, और मैट्रिक्स की शक्ल में जब आप लिखते हैं तो आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, ई एक्स इज इक्वल टू बी। मैट्रिक्स से हम पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक में भी है, फिर एफएससी में भी है, और हो सकता है आपने यहाँ पे भी कोई पढ़ा हो कोर्स में इससे पहले। तो अब इसमें x जो है ये अननोन होता है। जब आप x अननोन होता है तो x को आप एक साइड पे रखते हैं और जो a है वो दूसरी साइड पे इन्वर्स बनेगा, और यहाँ पे स्टेरिक जो है वो b, यानी a इन्वर्स स्टेरिक b आप कंप्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप जो है वो x को कंप्यूट करने के काबिल हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर क्या होगा, आप इसकी जब कमांड लिखेंगे तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू आई एन वी ऑफ ए और स्टेरिक लिख देंगे b। तो आप क्या कंप्यूट कर लेंगे, x कंप्यूट कर लेंगे। एक तो तरीका ये है और एक तरीका ये भी है कि आप ये वाली कमांड जो है जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आप लिख दें। तो इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू ए, और ये याद रखें ये वाली, इसको राइट डिवीजन कहते हैं, ये राइट डिवीजन नहीं है। अगर राइट डिवीजन आप ये कर भी दें और नीचे जो है वो आप b लिख दें तो ये a डिवाइडेड बाई b होगा। ये राइट डिवीजन नहीं है बल्कि ये लेफ़्ट डिवीजन यहाँ पे यूज़ हो रही है। दिस इज इक्वल टू ए एंड दिस, और यहाँ पे लिखेंगे b। तो इसका मतलब ये है कि b जो है वो न्यूमरेटर में है और a डिनोमिनेटर में है। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं। अब चूंकि डिनोमिनेटर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैट्रिक्स जो है वो एक मैट्रिक्स दूसरी से डिवाइड हो रही हो, इसका चूंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इसका जो है वो मतलब लिया जाएगा कि ये इन्वर्स है। तो ए इन्वर्स और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जो है वो बी आ जाएगा। तो आपकी अब ये मर्ज़ी है कि आप ये वाली चीज़ लिख लें या इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू आई एन वी ऑफ ए एंड मल्टीप्लाइड बाय बी। तो आपको सेम आउटपुट मिलेगी। और ये दोनों, ये उसने करके भी आपके सामने दिखा दिया, तो दोनों की आउटपुट क्या है, सेम है। सी आपके पास एक मैट्रिक्स है, डी आपके पास एक वेक्टर है, और एक्स सी इज इक्वल टू डी ओवर सी, ये डी ओवर सी, ये एक्सक्यूज मी, डी ओवर सी, ये क्या है, राइट डिवीजन है। इसका क्या मतलब है, सी डिनोमिनेटर में है तो सी का इन्वर्स कंप्यूट होगा। तो डी मल्टीप्लाइड बाई सी इन्वर्स आप यूँ समझ सकते हैं, आई एन वी इंटू सी लिख दें या सी की पावर -1 लिख दें, तो ये जो कुछ कंप्यूट होगा ये वही चीज़ है। तो ये बता रहा है कि आप ये कमांड यूज़ कर लें या आई एन वी कमांड यूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आगे आ गया एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था। अब तक जो हमने पढ़ा है वो क्या है, वो वही ऑर्डिनरी ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरेज। हमने 1 डायमेंशन का भी पढ़ा है और 2 डायमेंशन का भी पढ़ लिया है। और जो 1 डायमेंशन का प्रोडक्ट है वो 2 टाइप्स के हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट।
तो ये हमने चैप्टर 1 में उनको ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन ये हमें एक सहूलत वो देता है कि अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि पड़ जाती है, और फिर ये बताएगा भी सही कि कहाँ पे पड़ती है एग्ज़ाम्पल के ज़रिए। तो इसको भी हमारे लिए ज़रूरी है सीखना, और यही इसमें जो इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है वो यही है, क्योंकि पिछली जो थ्योरी है वो हमें पता है, और उसमें कोई सिंबल है वो, ये आप इसको ज़रा गौर से देखें, सिर्फ स्टेरिक नहीं लगा हुआ बल्कि डॉट स्टेरिक। मैं इसको जो है वो जूम करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने डॉट भी नज़र आ रहा है और स्टेरिक भी नज़र आ रहा है। तो ये जो डॉट स्टेरिक है, स्टेरिक नहीं, सिर्फ स्टेरिक वही है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइंड है, चाहे वो दो नंबर्स का है, चाहे वो मैट्रिसेस का है, वेक्टर्स का है, वो स्टेरिक। डॉट स्टेरिक ये आपका जो है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए है। और डॉट के साथ डिवीजन, ये राइट डिवीजन है, और ये भी एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन है, ऑर्डिनरी डिवीजन नहीं। अभी जो इन्वर्स अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि ये जी इसका मतलब इन्वर्स भी होता है कि नीचे वाली साइड पे जो चीज़ आ जाए उसका इन्वर्स कंप्यूट होगा, नहीं, डॉट है साथ में लगा हुआ। इस तरह से डॉट पावर है, और इसी तरह से डॉट बैकवर्ड जो है वो डिवीजन है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया उसने कि जी ये मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंशिएशन है, राइट डिवीजन है, लेफ्ट डिवीजन है। तो ये एलिमेंट बाय एलिमेंट है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक मैट्रिक्स और दूसरा। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक वेक्टर है, रो वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ए, और ये आपके पास रो वेक्टर है बी। तो इन दो रो वेक्टर्स को अगर आप यूँ लिखेंगे ए स्टेरिक बी, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पहले जो वेक्टर है उसका ऑर्डर है 1x4, और दूसरे का जो ऑर्डर है वो है 4x1। तो सॉरी, उसका भी 1x4 है। तो इनर मैट्रिक्स डायमेंशन चूँकि एग्री नहीं कर रही, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन एलिमेंट बाय एलिमेंट जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, और एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन उसी स्टाइल से है जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के यहाँ पे इन दो वेक्टर्स में पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ऑर्डर सेम है। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन भी इनकी पॉसिबल है, और उसके लिए आप ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ होगा ए डॉट स्टेरिक बी, और इसका क्या मतलब है? पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर स्पेस दूसरी के साथ, फिर स्पेस तीसरी के साथ, चौथी के साथ। और इसी तरह से जो डिवीजन है वो भी इसी तरह से ए डॉट डिवाइडेड बाई बी, इसका ये मतलब है पहली एंट्री से दूसरी एंट्री से पहली एंट्री डिवाइड हो जाएगी, और इसी तरह से सेकंड एंट्रीज दोनों की इसमें मैं क्या कहना चाह रहा था कि पहले वेक्टर की पहली एंट्री और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे वेक्टर की एंट्री, इसी तरह से दोनों की दूसरी एंट्रीज, इसी तरह से दोनों की थर्ड एंट्रीज और फोर्थ एंट्रीज, इनकी ये डिवीजन आ गई। इसी तरह से ये पावर है ए डॉट और हैट है आगे बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की हर वैल्यू, यानी ए और बी का पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। डॉट जहाँ पे भी आ जाए, इसका क्या मतलब है कि दोनों का ये चूँकि एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन है तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अब चूँकि ए और बी का ऑर्डर सेम है तो ठीक है, ये पॉसिबल है। तो फिर ए की पहली एंट्री और बी की पहली एंट्री लेंगे, और बी की जो पहली एंट्री है वो ए की पावर बन जाएगी। इस तरह से बी की दूसरी एंट्री ए की दूसरी एंट्री की पावर, फिर इसी तरह से बाकी भी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स होंगी, उनको हम देख लेते हैं। ये वो 1 डायमेंशन था, 2 डायमेंशन भी आ गया। अब ए और बी की एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और तो फिर क्या होगा, पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी,
दूसरी दूसरी के साथ, तीसरी तीसरी के साथ। जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी हम ये ऑपरेशन जो है वो यूज़ करने के लिए जो है वो आज़ाद होंगे। ए डॉट स्टैटिक बी। अब ये बात अब जहन में आ जानी चाहिए आपके कि ए डॉट स्टैटिक बी दिस इज़ एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, और जो ए स्टैटिक बी है दिस इज़ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, बी आपके पास दूसरी मैट्रिक्स है, एंटर कर लें और ए डॉट स्टैटिक बी, तो ये आपको नज़र आ जाना चाहिए कि क्या हमारी आउटपुट आ रही है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया, आउटपुट 2, सेकंड को सेकंड के साथ किया, 6 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 24। इसी तरह से बाकी भी जो है वो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद है सी डॉट डिवाइडेड सी इज इक्वल टू ए डॉट डिवाइडेड बाई बी। तो ए और जहाँ पे भी डॉट आ गया एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन, ए और बी का साइज सेम होना चाहिए, तो साइज सेम है तो ए की हर एंट्री उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बी वाली एंट्री से डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपके पास आउटपुट आ गया। पी डॉट पावर 3, बी की हर एंट्री की पावर 3, ए स्टैटिक बी दिस इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन वो कहता है कि इसमें देखें पॉसिबल है या नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3, दूसरी का भी 2x3, तो इनर मैट्रिक्स डायमेंशन डू नॉट एग्री, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता एलिमेंट बाय एलिमेंट इसलिए पॉसिबल थी क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपको ए स्टैटिक बी कंप्यूट करते हुए ये आपको जो है वो एरर डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे एक वो बता रहा है कि आपको पहले तो एक एग्जांपल कर रहा है वो, एक्स एक वेक्टर बना रहा है जिसकी एंट्रीज हैं 1 से लेके 8 तक और स्पेसिंग 1 की है, स्पेसिंग स्पेसिफाई नहीं की तो स्पेसिंग 1 की है, तो ये वेक्टर जो है ये बन गया। अब उसने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स डॉट की पावर 2, क्या कंप्यूट कर रहा है ज़रा गौर से देखना है इसको, एक्स डॉट की पावर 2 -4 स्टैटिक एक्स। अब उसने ये किया है कि वो ये कह रहा है कि चूंकि डॉट आया हुआ है तो एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन, तो इससे क्या होगा कि x की हर एंट्री का स्केयर कंप्यूट होगा -4 स्टैटिक x। तो ये 4 स्टैटिक x का भी यही मतलब, चूंकि सिंगल है ये वेक्टर के साथ स्केलर की मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका भी यही मतलब है कि x की हर एंट्री को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये ऊपर हम पढ़ आए हैं। अब आप 4 चूँकि स्केलर है और x वेक्टर है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स लिखेंगे तो x की हर एंट्री के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे डॉट भी लगा देंगे तब भी उसके आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता यहाँ पे जो स्केयर वाली टर्म है यहाँ पे आप ये डॉट लगाएंगे और नहीं लगाएंगे, इन दोनों में फ़र्क होगा, तो इसलिए उसने इसको लिखा है। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन, आप डॉट लगा दें यहाँ पे नो प्रॉब्लम, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट यानी 1 के लिए ये चीज़ यूज़ होगी, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एक्सप्रेशन आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। चूँकि y को असाइन किया जा रहा है तो y की पहली एंट्री बन जाएगी, फिर 2 के लिए यही एग्जीक्यूट होगा और वो अगली वैल्यू बन जाएगी। इस तरह से ये वैल्यू कंप्यूट होती जाएंगी। तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि आपके पास ये x की वैल्यूज़ हैं और ये y एक फंक्शन था, उनकी ये आउटपुट है। यानी जब आप ग्राफ बनाने लगते हैं तो आप कैसे बनाते हैं ग्राफ, आप एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं,
उस पे आप कहते हैं जी कुछ वैल्यूज़ आप x की चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप यही 1 2 3 4 5 ही चूज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर आप y कंप्यूट करते हैं जो कि गिवन फंक्शन जो दिया जा रहा होता है वो ये आ रहा होता है। तो इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे आप लिख लेते हैं और फिर इन पेयर्स को लोकेट करते हैं एक्स वाई प्लेन में और उनको जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास ग्राफ बन जाता है। तो एक्चुअली ये जो दिया जा रहा है ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई है। तो ठीक है, आप इसको जो है वो प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब वो बता रहा है कि इस एग्जांपल में क्या कर रहे हैं हम। In the example above, y is equal to x square minus 4x, element by element operation is needed when x is squared. जब उसकी पावर 2 करनी है तो फिर हमें एलिमेंट बाय एलिमेंट लाजमी लगाना होगा। ईच एलिमेंट इन द वेक्टर y इज द वैल्यू ऑफ y दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन the value of the corresponding element of vector x is substituted in the equation. And other example is, एक और एग्जांपल ले लें। x की वैल्यूज़ कंप्यूट कर लिया 1 से 11 तक और 2 की स्पेसिंग है इसमें और यहाँ पे इसमें अगर आप इसको देखें तो ये क्या फंक्शन बना हुआ है। वो कहता है कि ये फंक्शन आप कंप्यूट कर रहे हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू ये हमने वेक्टर जो बनाया था ये z को दे दिया था तो y इज इक्वल टू z क्यूब। अब क्यूब है तो ठीक है, x डॉट क्यूब आ जाएगा प्लस 5z तो 5 स्टेरिक z आ जाएगा। हर एंट्री z की जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और आप डॉट भी लगा दें तो नो प्रॉब्लम। अब चूंकि हर एंट्री जो है वो डिवीजन भी हो रही है क्योंकि जब आप x की z की एक वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन कंप्यूट करेंगे ना। तो फिर डिवीजन जब आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन आ जाएगी और फिर जब स्क्वायर कंप्यूट करेंगे वहाँ पे भी ये एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन आ जाएगी। तो ये जितनी भी एंट्रीज़ हैं 1 2 3 4 5 6 उनकी जो है ये यहाँ पे आपको 6 आउटपुट मिल जाएंगे। अब आपके पास x एक वेक्टर आपने बना लिया, उसके एंट्रीज ये हैं और अब आपने कंप्यूट करना है y इज इक्वल टू कॉज x। तो इसमें एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं। एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने अभी ये मैंने पहले भी बताया कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली दो तरह की नज़र आ गई थी, एक ए डॉट स्टेरिक बी वाली और एक ए स्टेरिक बी वाली। अगर तो एक ही टाइप की मल्टीप्लिकेशन होती तो फिर एक ही नोटेशन होती, हमें ज़रूरत ही नहीं थी इनको अलग अलग डिफ़ाइन इस तरह से दो नोटेशंस बनाने की। चूँकि इनके मीनिंग मुख्तलिफ हैं तो इसलिए इसकी निशानी लगा ली कि जब एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन करें तो ए डॉट स्टेरिक भी करें और जब आप एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं करें बल्कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दो मैट्रिसेस की तो फिर ये बगैर डॉट का लिखेंगे। अब ये जो कॉज है चूँकि इसमें इस किस्म की वो नहीं है तो इसमें किसी किस्म का डॉट या ये चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कॉज एक्स लिखेंगे, ये पूरे वेक्टर एक्स का कॉज कंप्यूट करके वाई को असाइन कर देगा। ये एक मैट्रिक्स डी है और एस क्यू आर टी ऑफ डी इसका यही मतलब है कि हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री का स्क्वायर रूट कंप्यूट कर देगा। आगे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस, मीन ए जो वेक्टर ए है अगर तो उसकी एवरेज निकाल के जो है वो आपको दे देगा। मैक्स ए जो वेक्टर कोई गिवन है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल के दे देगा। इसी तरह से ये बाकी भी हैं मिन मैक्स सम, ये आप इनको देख लें जिनकी ज़रूरत
सब की नहीं पढ़ेगी, कुछ की पढ़ सकती है। मिसाल के तौर पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डी टी ऑफ ए, तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दे देता है। डॉट ए बी, डॉट प्रोडक्ट निकाल के दे देता है दो वेक्टर्स का। क्रॉस ए बी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दे देता है। आई एन वी ऑफ ए, इनवर्स दे देता है किसी मैट्रिक्स का, वगैरह वगैरह। तो इस चैप्टर में इतना ही। एक्सरसाइजेज में से कोई 2-3 सवाल कर लें, 2-3 क्वेश्चन 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 3 क्वेश्चंस कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।